नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने उनके सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में जनपद रामनगर, वाराणसी, मुरादाबाद, हापुड़, रायबरेली, बरेली और लखनऊ की महायोजना 2031 का प्रस्तुतिकरण किया गया। बैठक में सीएम योगी ने इस पर प्रमुख दिशा निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि महायोजना लागू करने में अब देर न हो, स्थानीय जनप्रतिनिधियों, वरिष्ठ अधिकारियों से संवाद कर जल्द लागू इसे किया जाए। बहुत से गांव अब नगरीय महायोजना का हिस्सा बने हैं। ये ध्यान रखें कि इन गांवों को ग्रीन लैंड के रूप में घोषित न किया जाए। सीएम ने कहा कि आबादी की भूमि ग्रीनलैंड नहीं होगी। स्टेट कैपिटल रीजन की तर्ज पर वाराणसी को केंद्र में रखते हुए सीमावर्ती जनपदों को जोड़ करके एक रीजनल डेवलपमेंट प्लान तैयार किया जाना जरूरी है। इस संबंध में विस्तृत कार्य योजना तैयार कर प्रस्तुत करें और इसी के साथ ही मुरादाबाद के गजरौला के नए मास्टर प्लान में औद्योगिक और व्यवसायिक क्षेत्रों को और विस्तार से दें। सीएम ने कहा कि जहां बहुत संभावनाएं हैं, इसका पूरा उपयोग किया जाना चाहिए। इससे आर्थिकी में सुधार होगा और रोजगार भी सृजित होगा। गजरौला में नवीन बस टर्मिनल और बाईपास मार्गों की जरूरत है, इसे महायोजना में शामिल किया जाए। शुद्ध पेयजल के लिए पाइपलाइन और सीईटीपी की स्थापना भी की जाए। इसी के साथ ही सीएम योगी ने कहा कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की सीमा को पूरे लखनऊ जनपद तक विस्तार दिया जाए और इसके अलावा स्टेट कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन हो रहा है। इन प्रयासों से राज्य राजधानी क्षेत्र में सुनियोजित और सुस्थिर विकास की गति उसे मिलेगी। इसी के साथ ही सीएम ने कई और दिशा निर्देश भी दिए। और कासगंज से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सीएम योगी ने हादसे का संज्ञान लिया है। कासगंज में हुआ था भीषण सड़क हादसा, पीड़ित परिवारों के प्रति व्यक्त की सीएम ने संवेदना। तो बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की, जहां पर अधिकारी राहत कार्य में तेजी लाई, सीएम ने निर्देश दिए हैं। घायलों के समुचित उपचार के लिए भी निर्देश दिए। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं कासगंज से, जहाँ पर जो हादसा हुआ था उसका संज्ञान लेते हुए सीएम योगी ने कहा है कि भाई जो जांच है इस मामले की, उस पर तेजी लाई जाए। कासगंज में ये भीषण सड़क हादसा हुआ था जिसमें कई लोगों की मौत हुई थी और साथ ही साथ जो है कई लोग घायल भी हुए थे। घायलों के समुचित उपचार के निर्देश भी सीएम ने यहाँ पर दिए हैं और इस पूरे घटनाक्रम का संज्ञान सीएम योगी ने लिया है। उन्होंने कहा कि जो भी अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं वो इस जांच में तेजी लाए। पीड़ित परिवारों के प्रति सीएम योगी ने यहाँ पर संवेदना भी व्यक्त की है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको इस वक्त की बता रहे हैं कासगंज से, जहां पर जो हादसा हुआ था उस हादसे का संज्ञान लेते हुए सीएम योगी ने कहा है कि जो भीषण सड़क हादसा हुआ है उसके राहत कार्य में तेजी लाई जाए। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। बेस्ट चैनल हेड श्री बृजमोहन सिंह, साधना न्यूज। बेस्ट चैनल हेड श्री बृजमोहन सिंह, साधना न्यूज। ये पीछे बैठे लोगों से मेरी खास तवज्जो मांगनी चाहूंगी कि प्लीज आप लोग तालियां जरूर बजाएं प्लीज। यहाँ पे आने वाले सभी लोगों की हौसला अफजाई होती है आपकी तालियों से। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण योजना की शुरुआत कर दी है, जिसमें 1,25,000 करोड़ का निवेश होगा। दरअसल पीएम ने प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज यानी PACS में अनाज भंडारण के लिए 11 गोदामों का उद्घाटन किया है। ये गोदाम सहकारी क्षेत्र में सरकार की दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना का हिस्सा है। इस मौके पर पीएम मोदी ने और क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। आज भारत मंडपम विकसित भारत की अमृत यात्रा में
एक और बड़ी उपलब्धि का साक्षी बन रहा है। सहकार से समृद्धि, सहकार से समृद्धि का जो संकल्प देश ने लिया है, उसे साकार करने की दिशा में आज हम और आगे बढ़ रहे हैं। खेती और किसानी की नींव को मजबूत करने में सहकारिता की शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है। इस सोच के साथ हमने अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन किया और अब इसी सोच के साथ आज का एक कार्यक्रम हो रहा है। आज हमने अपने किसानों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्टोरेज स्कीम या भंडारण स्कीम शुरू की है। इसके तहत देश के कोने कोने में हजारों वेयर हाउसेस बनाए जाएंगे, हजारों गोदाम बनाए जाएंगे। आज 18,000 पैक्स के कंप्यूटराइजेशन का बड़ा काम भी पूरा हुआ है। ये सभी काम देश में कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को नया विस्तार देंगे, कृषि को आधुनिक टेक्नोलॉजी से जोड़ेंगे। मैं आप सभी को इन महत्वपूर्ण और दूरगामी परिणाम लाने वाले कार्यक्रमों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, सहकारिता भारत के लिए बहुत प्राचीन व्यवस्था है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, अल्पानाम अपि वस्तूनाम, अल्पानाम अपि वस्तूनाम संहति ही कार्य साधिका। अर्थात छोटी छोटी वस्तुएं, थोड़े थोड़े संसाधन भी सब साथ जोड़ दिए जाते हैं तो उनसे बड़े कार्य सिद्ध हो जाते हैं। प्राचीन ग्राम अर्थव्यवस्था में सहकार की यही स्वतंत्र स्वतः स्फूर्त व्यवस्था काम करती रही है। सहकार ही हमारे आत्मनिर्भर समाज का आधार हुआ करती थी। सहकारिता केवल व्यवस्था नहीं है, सहकारिता एक भावना है, सहकारिता एक स्पिरिट है। सहकारिता की ये स्पिरिट कई बार व्यवस्थाओं और संसाधनों की सीमाओं से परे आश्चर्यजनक परिणाम देते हैं। सहकार जीवन यापन से जुड़ी एक सामान्य व्यवस्था को बड़ी औद्योगिक क्षमता में बदल सकता है। ये देश की अर्थव्यवस्था के, खासकर ग्रामीण और कृषि से जुड़ी अर्थव्यवस्था के कायाकल्प का एक प्रामाणिक तरीका है।
एक अलग मंत्रालय के जरिए हम देश के इस सामर्थ्य को और कृषि क्षेत्र की बिखरी हुई इस ताकत को ही एकत्र करने का भी ये भगीरथ प्रयास है। किसान उत्पाद संघ एफपीओ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण हमारे सामने है। एफपीओ के माध्यम से आज गांव के छोटे किसान भी उद्यमी बन रहे हैं, अपने उत्पादों को विदेशों तक निर्यात कर रहे हैं। हमने देश में 10,000 एफपीओ बनाने का लक्ष्य रखा था। एक अलग सहकारिता मंत्रालय होने के उसका नतीजा ये है कि देश में 8,000 एफपीओ का गठन ऑलरेडी हो चुका है, कार्यरत हो चुके हैं। कई एफपीओ की सक्सेस स्टोरी की चर्चा आज देश के बाहर भी हो रही है। इसी तरह एक और संतोषजनक बदलाव ये आया है कि सहकारिता का लाभ अब पशुपालकों और मछली पालकों तक भी पहुंच रहा है। मछली पालन में आज 25,000 से ज्यादा सहकारी इकाइयां काम कर रही है। आने वाले 5 वर्षों में सरकार का लक्ष्य 2 लाख सहकारी समितियां बनाने का है और इनमें एक बड़ी संख्या फिशरीज सेक्टर की सहकारी समितियों की भी होने जा रही है। साथियों, सहकारिता की ताकत क्या होती है? गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में मैंने इस ताकत को अनुभव किया है। गुजरात में अमूल की सफलता की गाथा आज पूरी दुनिया जानती है। हम सब दुनिया भर के बाजार में पहुंच चुके लिज्जत पापड़ के बारे में भी जानते हैं। इन सभी आंदोलनों को मुख्य रूप से देश की महिलाओं ने ही लीड किया है। आज देश में भी डेयरी और कृषि में सहकार से किसान जुड़े हैं। उनमें करोड़ों की संख्या में महिलाएं ही हैं। महिलाओं के इसी सामर्थ्य को देखते हुए सरकार ने भी सहकार से जुड़ी नीतियों में उन्हें प्राथमिकता दी है। आप जानते हैं कि हाल में ही मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में सुधार लाया गया है। इसके तहत मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के बोर्ड में महिला डायरेक्टर्स होना अनिवार्य कर दिया गया है। हमारे देश में संसद में अगर नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास होता है तो बहुत चर्चा होती है, लेकिन ये उतनी ही ताकत वाला बड़ा महत्वपूर्ण कानून हमने बनाया है, लेकिन बहुत कम लोग उसकी चर्चा करते हैं। साथियों, सहकारिता किसान की व्यक्तिगत समस्याओं का कैसे सामूहिक शक्ति से समाधान करती है, भंडारण भी इसका एक बड़ा उदाहरण है। हमारे यहां भंडारण से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव में किसानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ता था। पिछली सरकारों ने कभी
इस जरूरत पर उतना ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन आज सहकारी समितियों के जरिए इस समस्या का हल किया जा रहा है। दुनिया की, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण योजना के तहत अगले 5 वर्ष में 700 लाख मैट्रिक टन भंडारण की क्षमता तैयार की जाएगी। इस अभियान में 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आएगा। इस योजना के पूरा होने पर हमारे किसान अपने उत्पादों को अपनी जरूरत के मुताबिक भंडारण में रख करके स्टोर कर पाएंगे। उन्हें बैंकों से ऋण लेने में भी आसानी होगी और वो सही समय पर, जब उनको ठीक लगे कि हां अब माल बेचने के लिए बाजार ठीक है, सही समय पर अपने उत्पाद को बाजार में ले जाकर बेच भी पाएंगे। साथियों, विकसित भारत के लिए भारत की कृषि व्यवस्थाओं का आधुनिकीकरण भी उतना ही जरूरी है। हम कृषि क्षेत्र में नई व्यवस्थाएं बनाने के साथ ही पैक्स जैसी सहकारी संस्थाओं को नई भूमिकाओं के लिए तैयार कर रहे हैं। ये समितियां अब प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का भी काम कर रही है। इनके द्वारा हजारों प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र भी संचालित हो रहे हैं। हमने सहकारी समितियों को पेट्रोल और डीजल के रिटेल आउटलेट में भी बदला है। कई समितियां पर एलपीजी सिलेंडर भी मिलने लगे हैं। कई गांवों में पैक्स पानी समितियों की भूमिका भी निभा रही है। यानी पैक्स की ऋण समितियों की उपयोगिता भी बढ़ रही है, उनकी आय के साधन भी बढ़ रहे हैं। यही नहीं, सहकारी समितियां अब कॉमन सर्विस सेंटर के तौर पर गांवों में सैकड़ों सरकारी सुविधाएं भी दे रही है। अब कंप्यूटर के जरिए ये समितियां टेक्नोलॉजी और डिजिटल इंडिया से जुड़े अवसरों को और बड़े स्तर पर किसानों तक पहुंचाएगी। इससे ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। साथियों, विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि, इसके लिए मैं आप सभी की भूमिका, सहकारी संस्थाओं की भूमिका का महत्व बहुत ज्यादा है, इस बात को समझता हूं। इसलिए आप सभी से मेरी अपेक्षा भी कुछ ज्यादा है। और आखिरकार अपेक्षा तो उन्हीं से होती है जो करते हैं। जो नहीं करते उनसे अपेक्षा कौन करेगा? आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में आप जितना ज्यादा और जितना ज्यादा सक्रिय योगदान बढ़ाएंगे, हम अपने लक्ष्यों को जल्दी प्राप्त कर पाएंगे। आत्मनिर्भर भारत बनाए बिना विकसित भारत बनाना संभव नहीं है। आपके सामर्थ्य, आपकी संगठन क्षमता को देखते हुए
मेरे मन में बहुत सारे सुझाव आते रहते हैं। सारे तो अभी एक साथ नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन कुछ मैं इशारा करना चाहता हूं। जैसे मेरा सुझाव है कि हमारी कोऑपरेटिव एक लिस्ट बनाए कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आज हम बाहर से लाते हैं, विदेशों से लाते हैं, अब हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। सहकारी क्षेत्र इसमें क्या कर सकता है? उनके लिए देश में ही एक सपोर्ट सिस्टम हमें बनाना है। ये जिम्मेदारी सहकारी संस्थाएं बहुत आसानी से ले सकती हैं। अब जैसे हम कृषि प्रधान तो देश कहलाए जाते हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि जो कृषि प्रधान देश के रूप में हम पिछले 75 साल से गीत गाते रहते हैं, लेकिन ये दुर्भाग्य देखिए, हजारों करोड़ रुपए का खाने का तेल हर वर्ष इंपोर्ट करते हैं। खाने के तेल में हम आत्मनिर्भर कैसे हो? इसी मिट्टी में पैदा हुआ तिलहन, उससे निकला हुआ तेल हमारे नागरिकों के जीवन को अधिक ताकत दे सकता है। और इसके लिए अगर मेरे सहकार क्षेत्र के साथी काम न करे तो कौन करेगा? मैं सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? आप ही करेंगे ना? करना चाहिए ना? हमें अब आप देखिए, खाने का तेल भी बाहर से आता है, और ऊर्जा के लिए जो तेल चाहिए गाड़ी चलाने के लिए, ट्रैक्टर चलाने के लिए, पेट्रोल, डीजल, ये फ्यूल से जुड़ा अपना इंपोर्ट बिल भी, इसको भी हमें कम करना है। इसके लिए हम इथेनॉल को लेकर आज बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। बीते 10 वर्षों में इथेनॉल। और वहीं थिंक टैंक फोरम का आयोजन किया गया, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संबोधित किया। आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। तो थिंक टैंक फोरम का आयोजन ये किया गया है, जिसमें आपको बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यहां पर पहुंच करके सभा को संबोधित भी किया है। क्या कुछ उन्होंने इस दौरान कहा है, सुनिए। Know that in the last 5 years, Quad has become a significant and substantive platform for 4 large resident Indo-Pacific vibrant democracies that are seeking to uphold an open and inclusive Indo-Pacific. Like any new mechanism or platform, the Quad too is a product of its times. It emerged from global necessities, faltered for some time due to a complexity of reasons, and was then reincarnated with new governments and different circumstances. Shinzo Abe in Japan was perhaps an exception, which is a statement in itself. Now, as someone who's been long associated with this enterprise, allow me to share a few thoughts about its history, because there are important lessons to be drawn from it. The origins of the Quad go back to the tsunami response. This was an event which happened in late December 2004. I happened to be the coordinator for that response on the Indian side. In 2006, the actual idea of an Quad was put forward by the then Japanese Prime Minister Shinzo Abe. But as I said earlier, it unraveled within a year, and in fact, Abe himself had left office at that time. In 2017, after a full decade, Quad was resumed,
first at the Foreign Secretary's level, and then was upgraded in 2019 to the ministerial one. Coincidentally, I happened to be occupying both positions at that particular juncture. In 2021, we, all four of us, upgraded it to the summit level, and it has flourished since. And it's been my privilege to have participated in all the meetings that have taken place since then. And I say this to you because I have personally seen what difference leadership, vision, commitment, and most of all, strategic clarity can make. During this period, administrations have changed in all our partner countries. Ours has remained the same, and I guess will do so. But once the initiative was nurtured through the initial stages and it took root, it has been truly remarkable to see how prolifically and rapidly the Quad has flowered. Now, some of you know that I have just brought out a book, and one chapter of that is devoted to my analysis of the emergence of the Quad. I believe that much of that arises from the remarkable changes in India's bilateral relationships with its three Quad partners. With the US, we put behind ideological hesitations of history. With Japan, we gave a long-standing goodwill much more practical shape. And with Australia, we actually made a real beginning in seriousness. और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।